नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय है कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 तक भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत अपने पीक पॉइंट पर चल गई थी। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी और मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि भारत पर लंबे समय तक पहले की तरह शासन करना आसान नहीं होगा। ठीक है, ये इजी टास्क नहीं होगा कि चलो भारत पर अब शासन लंबा समय तक करे। इसीलिए ब्रिटेन ने 3 मंत्रियों का एक मिशन भेजा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। ये देख लीजिए, 3 मंत्री जो ब्रिटेन के थे, ये हमारे कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए। आइए अब इनके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने 1946 में भारत भेजा। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है, भारत में जो पावर है, जो ब्रिटेन लेकर बैठा था, उसको भारतीयों के हाथों में सौंपना। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भारत की राजनीति के बड़े पक्ष थे, लेकिन दोनों की सोच जो थी, बिल्कुल ये कांग्रेस के प्रतिनिधि, ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, और दोनों का जो सोच था बिल्कुल अलग था। कांग्रेस एक अखिल भारतीय व्यवस्था और भारत की एकता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी। क्या कर रही थी? इस पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ऐसा कोई संवैधानिक रास्ता निकले जिसमें दोनों पक्ष को किसी तरह साथ लाया जा सके। लेकिन कैबिनेट मिशन केवल संविधान बनाने का प्रस्ताव नहीं था, यह वास्तव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करने का अंतिम बड़ा प्रयास भी था। अब आते हैं अगले स्लाइड्स पर। आखिर कैबिनेट मिशन को भेजा ही क्यों गया? अचानक भेजने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो इसके पीछे दोस्त कई कारण जिम्मेवार है। सबसे जो पहला कारण है, यह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक और सैनिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया गया। और दूसरा कारण है कि भारत में स्वतंत्रता की मांग अब पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। एकदम हर हाल में भारतीय जनता चाहती थी कि हमको आज़ादी चाहिए। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों ने जनता में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया और 1946 के नौसैनिक विद्रोह ने अंग्रेज़ों को यह संकेत दिया कि असंतोष केवल नेताओं और जनताओं में ही नहीं, सशस्त्र बलों तक भी पहुंच चुका है। ठीक है, ये इसमें सशस्त्र बल भी इसका मांग कर रही थी। इसके साथ कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर जोर दे रही थी। यानी अंग्रेज के सामने में दोहरी समस्या थी। एक तरफ उन्हें भारत छोड़ने की दिशा में बढ़ना था, तो दूसरी तरफ यह तय करना था कि सत्ता किस व्यवस्था की तरह सौंपी जाए। भाई, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की ओर थे, मुस्लिम लीग का मानना था कि हमको भाई पाकिस्तान चाहिए और कांग्रेस को संपूर्ण इंडिया चाहिए था। तो जो ये अंग्रेज लोग थे, इनको कन्फ्यूजन में आ गया कि भाई अब कैसे, सत्ता तो हमको देना ही है, लेकिन कैसे दे, इसको लेकर के ये कन्फ्यूज हो गए दोस्त। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए भेजा था दोस्त। अब देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में हम जान चुके हैं कि कुल 3 सदस्य थे। जो पहले सदस्य थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस।
जो उस समय भारत के सचिव थे, ठीक है, इंडिया का सेक्रेटरी था। और दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स है जिसे हम 1942 के क्रिप्स मिशन से भी जानते हैं। उस समय वे भारत आए थे, लेकिन वह प्रयास जो किए वे सफल नहीं हुआ। तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना के प्रधानमंत्री थे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्त, इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। यानी ब्रिटिश सरकार इस बार भारत के प्रश्न को काफ़ी गंभीरता से लेकर आई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि तीनों के सामने में क्या क्या मुख्य रूप से कार्य था, इनका क्या उद्देश्य था दोस्त। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य केवल एक नहीं था। उन्होंने सबसे पहले उनका जो लक्ष्य था भारत के लिए संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। इसका जो पहला जो लक्ष्य था संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। इसके लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा था जब तक नया संविधान तैयार न हो जाए तब तक देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार की गठन की जाए। तीसरा था कि ब्रिटिश सत्ता को भारतीय हाथों में कैसे सौंपा जाए, इसका व्यवहारिक तरीका तय करना। और सबसे कठिन काम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाना दोस्त। ये सबसे कठिन कार्य था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की एकता किसी तरह बनी रहे और सत्ता हस्तांतरण भी हो जाए। इसीलिए पूरी योजना का मूल सवाल था, क्या ऐसा संवैधानिक ढांचा बन सकता है जिसमें भारत एक भी रहे, मुस्लिम लीग की शंकाओं को भी कुछ हद तक संबोधित किया जाए और सत्ता भारतीयों को भी मिल जाए। यही कैबिनेट मिशन का जो मेन जो फोकस था, यही पॉइंट पर कैबिनेट मिशन इसका उद्देश्य के लिए भारत में आए थे। अब देख लेते हैं पाकिस्तान के मांग पर क्या दृष्टिकोण रहा है। उस समय जो मुस्लिम लीग का जो थीम पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था, फोकस पॉइंट था, ये था हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, इंडिया से हमको अलग करके हमको ये पाकिस्तान चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को सीधे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, देख रहे हैं बाबा साहब सीधा मना कर दिए, ठीक है, एकदम मना कर दिया। इसके पीछे मिशन ने कई व्यवहारिक समस्याएं देखी। यदि पाकिस्तान बनाया जाता तो पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का भी विभाजन करना पड़ता। इससे सांप्रदायिक समस्या पूरी तरह समाप्त होने के बजाय और जटिल हो सकती थी। इसके अलावा आर्थिक, प्रशासनिक और संचार संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती थी दोस्त। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती। और सबसे बड़ी बात, भारत की एकता कमज़ोर हो जाती दोस्त, भारत की एकता बिल्कुल वीक हो जाती। इसीलिए मिशन ने कहा पाकिस्तान बनाए बिना भी ऐसा ढांचा बनाया जा सकता है जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पर्याप्त स्वायत्तता मिले, उसको स्वतंत्र अधिकार मिले। अब देखते हैं कि भारतीय संघ का क्या प्रस्ताव रहा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के बजाय यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी शामिल होने थे और देसी रियासतों को भी इस व्यवस्था में जोड़ा जाना था। लेकिन यह संघ आज के भारत जैसे मजबूत केंद्र वाला संघ नहीं था। मिशन की योजना में केंद्र को बहुत सीमित विषय दिए गए थे। इसका उद्देश्य था कि भारत की औपचारिक एकता भी बनी रहे और प्रांतों को बहुत ज़्यादा स्वायत्तता भी मिले। यानी कैबिनेट मिशन एक तरह का कंप्रोमाइज बनाने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस को भारत की एकता मिल जाए, मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल क्षेत्र की काफ़ी स्वायत्तता मिल जाए, उसको आज़ादी मिल जाए। यही उद्देश्य के साथ
कैबिनेट मिशन काम करने का सोच रहा था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की योजना में केंद्र बहुत कमज़ोर रखा गया था। केंद्र के पास मुख्य रूप से केवल 3 विषय होने थे। पहला रक्षा, दूसरा विदेशी मामले और तीसरा संचार। और इन तीनों विषयों को चलाने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था भी केंद्र के पास रहती। बाकी अधिकांश शक्तियाँ प्रांतों के पास जाने वाली थी। अब आप समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था आज के संविधान जैसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था से बहुत अलग थी। दोस्त, मिशन की सोच यह थी कि यदि केंद्र को सीमित रखा जाए तो मुस्लिम लीग को यह आशंका कम होगी कि हिंदू बहुमत वाला केंद्र मुस्लिम बहुल प्रांतों पर हावी हो जाएगा। इसीलिए केंद्र को कमज़ोर रखा गया। दोस्त, अब देखते हैं प्रांत को क्या क्या शक्तियाँ मिली। जो विषय केंद्र को नहीं दिए गए थे वे सभी प्रांतों के पास रहने वाले थे। दोस्त, इसीलिए हम कमज़ोर केंद्र और शक्तिशाली प्रांतों वाली संघीय योजना कह सकते हैं। कांग्रेस की सामान्य सोच मजबूत अखिल भारतीय केंद्र की थी, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बहुत सीमित हो। कैबिनेट मिशन ने इसी विवाद के बीच यह रास्ता निकाला कि केंद्र के पास केवल आवश्यक अखिल भारतीय विषय रहे और बाकी शक्तियाँ प्रांत के पास ही रहे। इसीलिए उन्होंने सेंटर को वीक करने का सोचा। लेकिन आगे असली विवाद केवल केंद्र और प्रांत का नहीं था। सबसे बड़ा विवाद जो होने वाला था ये प्रांत के ग्रुपिंग सिस्टम को लेकर था कि भाई जो प्रांत में जो ग्रुप बनेगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, इसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या आने वाली थी। दोस्त, अब हम तीनों ग्रुप्स को एक एक करके देखेंगे। दोस्त, पहला जो ग्रुप था इसमें कौन कौन था? उसमें था मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा शामिल था। इसमें अधिकांश प्रांत हिंदू बहुल क्षेत्र था। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये इसमें जो अधिकांश जो प्रांत है ये हिंदू आबादी वाला क्षेत्र था। इसीलिए इसे ग्रुप ए को सामान्य रूप से गैर मुस्लिम बहुल प्रांतों समूह माना जाता है। अब ग्रुपिंग का अर्थ केवल नामों की सूची नहीं थी। योजना के अनुसार एक ग्रुप के प्रांत कुछ विषय पर मिलकर व्यवस्था बना सकते थे। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के लिए ग्रुपिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक बड़े राजनीतिक ढांचा में जोड़ना चाहती थी। अब ग्रुप बी को देखेंगे। ग्रुप बी में मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल प्रांत को रखे गए। इसमें थे पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान थे। इस ग्रुप का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। मुस्लिम लीग के लिए यह व्यवस्था आकर्षक थी, क्योंकि इन मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक साथ रखकर एक प्रकार की क्षेत्रीय राजनीतिक एकता बनाई जा सकती थी। यही कारण है कि लीग ग्रुपिंग सिस्टम को बहुत गंभीरता से देख रही थी। लेकिन कांग्रेस को चिंता थी कि इस प्रकार की अस्थायी समूह आगे चलकर भारत के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्र बना सकती है। यानी ग्रुप बी केवल प्रशासनिक ग्रुपिंग नहीं थी, इसके पीछे भविष्य के भारत की सत्ता संरचना का सवाल छिपा हुआ था। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, ग्रुप सी। इसमें केवल 2 प्रांत थे। कौन कौन प्रांत? तो इसमें थे असम और बंगाल। बंगाल में बड़ी मुस्लिम आबादी थी, जबकि असम की स्थिति अलग थी। इसीलिए ग्रुप सी
भी आगे विवाद का कारण बना। विशेष रूप से असम को लेकर यह प्रश्न उठा कि क्या किसी प्रांत को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ग्रुप में रखा जा सकता है। यही वह बिंदु था जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ग्रुपिंग को लेकर अलग अलग व्याख्या सामने आई। मुस्लिम लीग चाहती थी कि ग्रुपिंग योजना का अनिवार्य हिस्सा रहे। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को ग्रुप में रहने या न रहने की अधिक स्वतंत्रता मिले। यही विवाद आगे पूरी योजना को कमजोर करने वाला था दोस्तों। आखिर ग्रुपिंग सिस्टम इतना जरूरी क्यों था दोस्त? अब हम पूरे ग्रुपिंग सिस्टम का असली राजनीतिक अर्थ समझते हैं। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग राजनीतिक पहचान और सामूहिक शक्ति मिले। दूसरी ओर कांग्रेस एक मजबूत अखिल भारतीय संघ चाहती थी। कैबिनेट मिशन ने दोनों के बीच समझौते के लिए ग्रुपिंग सिस्टम दिया। इसका मतलब था भारत औपचारिक रूप से एक संघ होगा, लेकिन प्रांत 3 ग्रुप में संगठित होकर अपने अपने स्तर पर काम कर सकेंगे। मुस्लिम लीग ने इसे लगभग पाकिस्तान के विकल्प की तरह देखा। मुस्लिम लीग सोच रहा था कि ग्रुप बी में जो दिए गए क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो इसको लेकर के हम क्या बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन कांग्रेस को डर था कि यह भारत को भीतर से बहुत ढीला और खोखला बना देगा, ये कमजोर कर देगा। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ग्रुपिंग की अलग अलग व्याख्या की और यही आगे विवाद का हिस्सा बना दोस्तों। अब हम आते हैं संविधान सभा का क्या प्रस्ताव रहा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की सबसे अस्थायी उपलब्धियों में से एक थी संविधान सभा का स्पष्ट प्रस्ताव। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कैबिनेट मिशन की। प्रस्तावित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, याद रखिएगा इसको, कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्य, मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से 4 सदस्य एवं देशी रियासतों से 93 सदस्य लिया गया था दोस्तों। तो इनको याद रखिए कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292, मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य, कुल 389 सदस्य लिए गए थे दोस्तों। अब इनका हम महत्व को समझते हैं। यह वही संविधान सभा थी जिसे आगे चलकर भारत का संविधान बनाना था। यानी कैबिनेट मिशन की राजनीतिक योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन संविधान निर्माण की जो संस्थागत प्रक्रिया शुरू हुई वह आगे चलकर स्वतंत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई दोस्तों। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो सदस्य आए कुल 389, वे किस आधार पर चुने जाते थे। अब प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य किस बेसिस पर हम चुनेंगे। जनता सीधे संविधान सभा के सदस्यों को वोट नहीं देने वाली थी दोस्त, वो डायरेक्ट चुनने वाली नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होना था, तो क्या होना था? तो प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे। जो प्रांत में जो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते थे वही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे। आप देख रहे हैं कि इमेज 2 का जो चुन करके गए, इमेज 1 से इमेज 2 में ये क्या हो रहा है कि प्रांतीय विधान सभाओं से निर्वाचित होकर सदस्य कहाँ जा रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य बनेंगे दोस्तों।
इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जो संविधान सभा का चुनाव था, ये कैसा चुनाव था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि संविधान सभा पूरे भारत की जनता द्वारा सीधे चुनी गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं था दोस्त। संविधान सभा की संरचना उस समय प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों के प्रतिनिधित्व पर आधारित थी। अब संविधान बनते समय देश को चलाने के लिए एक और व्यवस्था चाहिए थी। क्या? तो संविधान सभा बनी है तो एक इंटरिम गवर्नमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार की निर्माण किया जाए। इस सरकार में प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था। अंततः 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुई दोस्त। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हो गई। इसके जो उपाध्यक्ष बने ये जवाहरलाल नेहरू बने थे। डिप्टी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। व्यवहार में नेहरू इस प्रकार के प्रमुख भूमिकाओं निभा रहे थे। यह व्यवस्था इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सत्ता धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय नेताओं की ओर स्थानांतरित होने लगी दोस्त। यानी अभी भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भारतीय नेतृत्व को केंद्रीय भूमिका मिलने लगी थी। यह ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण का एक बहुत बड़ा चरण था दोस्त। ठीक है, ये ब्रिटिश जो राज चल रहा था इससे भारतीय लीडर को सत्ता सौंपने की चरण चल रही थी। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की योजनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रांतों के जो अनिवार्य ग्रुपिंग थी, भाई जो प्रांत को एकदम डेफिनेट था कि आपको जिस ग्रुप में डाल दिया गया उसी ग्रुप में रहना है, उससे कांग्रेस पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी दोस्त। कांग्रेस का मूल विचार था कि भारत एक मजबूत और केंद्रीकृत राष्ट्र बने। ठीक है, भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। वह ऐसा ढांचा नहीं चाहती थी जिसमें प्रांत को ग्रुप्स इतने शक्तिशाली हो जाए कि केंद्र बहुत कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को ग्रुप चुनने की स्वतंत्रता हो, प्रांत अपने हिसाब से अपने इच्छा के अनुसार ग्रुप चुन सके। यानी कोई प्रांत यदि किसी ग्रुप में नहीं रहना चाहता तो उसे मजबूर न किया जाए। यही व्याख्या मुस्लिम लीग की सोच से टकराती थी और यहीं से योजना की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या और स्पष्ट होने लगी। अब तो हम देख लिए कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही भाई। अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था स्वीकार करने का, ये था ग्रुपिंग सिस्टम। क्योंकि ग्रुपिंग सिस्टम मन ही मन तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने के लिए सोच लिया था भाई। मुस्लिम लीग को लगा कि भाई ग्रुप बी और ग्रुप सी के माध्यम से मुस्लिम बहुल प्रांत एक मजबूत क्षेत्रीय ढांचाओं में आ सकता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने ग्रुपिंग की अपनी अलग व्याख्या रखी, विवाद फूट गया दोस्त, एकदम बम ब्लास्ट हो गया। मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस योजना की उस व्यवस्था को कमजोर कर रही है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। यानी जिस योजना से कांग्रेस और लीग को साथ लाने की उम्मीद थी, वही योजना ग्रुपिंग की व्याख्या को लेकर दोनों के बीच नए टकराव का कारण बन गई।
अब जो दोनों के टकराव का जो स्वरूप, जो रिजल्ट आने वाला था, ये आने वाला था डायरेक्ट एक्शन डे। यानी जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्वीकृति वापस ली, तो उसने पाकिस्तान की मांग को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट एक्शन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। मतलब कि अब डायरेक्ट एक्शन होगा, मारकाट होगा। और जो ये डायरेक्ट एक्शन करने का जो तारीख चुनी गई, ये 16 अगस्त 1946 को चुनी गई थी। इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। इसके बाद कलकत्ता सहित कई क्षेत्रों में गंभीर सांप्रदायिक हिंसा हो गई। दोस्त देख रहे हैं लोग किस प्रकार से भाला लाठी लेकर के रोड पर उतर गए हैं। और ये कोई एक जगह की बात नहीं थी, ये कई क्षेत्रों में ये घटना घटित होने लगी। ये जो मतभेद था ना, ये एकदम सांप्रदायिक संकट में का रूप में बदल गया दोस्त। अब केवल संविधान के क्लॉजेस पर बहस नहीं हो रही थी, देश के अंदर हिंसा फैलने लगी थी। इससे संयुक्त प्रांत की भावनाएं और कमजोर हुई और विभाजन की दिशा में घटनाएं तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब आइए अंतरिम सरकार और मुस्लिम लीग को हम लोग जानेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे तो समझ लिए। अंतरिम सरकार आखिर 2 सितंबर 1946 को बन गई। कब बन गई? 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई। लेकिन शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसका कारण वही कांग्रेस और लीग विवाद और पाकिस्तान का प्रश्न था। ये ग्रुपिंग सिस्टम वाला बात था दोस्त। ये ग्रुपिंग सिस्टम, जो अनिवार्य ग्रुपिंग सिस्टम को फॉलो करता था कौन? तो मुस्लिम लीग। लेकिन कांग्रेस का जो ग्रुप था कि नहीं भाई, किसी भी प्रांत को आप अनिवार्य किसी ग्रुप में नहीं रह सकते, तो इसको लेकर के दोनों के बीच में टकराव पैदा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। देख सकते हैं आप, जो राइट साइड में है इधर ये मुस्लिम लीग के सदस्य है, और इधर लेफ्ट साइड में जो है ये कांग्रेस के सदस्य है। ठीक है। और वाइस जो प्रेसिडेंट हुए, ये जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे दोस्त। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग सफल नहीं रहा। दोनों का राजनीतिक दिशा, भविष्य के भारत की कल्पना और सत्ता साझेदारी को लेकर मतभेद लगातार बन रहे थे। यानी अंतरिम सरकार बन तो गई, लेकिन कांग्रेस लीग विवाद समाप्त नहीं हो सका। अब आते हैं संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का बैठक, जो पहली बैठक हुई, ये 9 सितंबर, कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई, याद है ना दोस्त? ये एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ही इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो परमानेंट अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यह घटना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, क्योंकि अब संविधान निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कैबिनेट मिशन की पूरी राजनीतिक योजना भले ही संकट में थी, लेकिन संविधान सभा का रास्ता खुल चुका था। और यही संविधान सभा आगे चलकर स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखने वाला था दोस्त। अब देखिए कैसे मुस्लिम लीग का बहिष्कार कर रहा है लोग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों का बहिष्कार कर दिया। मतलब कि हम नहीं मानते इस बैठक को। उसकी मांग अब भी केवल पाकिस्तान था,
नहीं भाई, हमको हर हाल में हम मेरा पाकिस्तान को देना मुस्लिम लीग का मेन मुद्दा था। वो भाई साहब पाकिस्तान को अलग करके ही मानेंगे। लीग को लगता था कि संयुक्त भारत की संविधान सभा उनके राजनीतिक लक्ष्य को पूरा नहीं करेगी। उनको डाउट हो गया था। इस बहिष्कार का परिणाम यह हुआ दोस्त कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संयुक्त प्रांत की संवैधानिक व्यवस्था और कमजोर हो गई। अब संविधान सभा तो चल रही थी, लेकिन देश के दूसरे बड़े राजनीतिक पक्ष जो कौन है, मुस्लिम लीग की सक्रिय भागीदारी नहीं रही। वो भागे नहीं ले रहा था। यही स्थिति आगे भारत की विभाजन की संभावनाओं को और मजबूत करती गई। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताओं को। जो पहली जो विशेषताएं थी, योजना भारत को विभाजन नहीं करना चाहती थी। जो कैबिनेट मिशन का जो योजना था, यह भारत को विभाजन नहीं करनी चाहती थी। दूसरी, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। और तीसरी, एक भारतीय संघ बनाने की बात कही गई। चौथी, केंद्र को केवल सीमित विषय दिए गए। और पांचवी, प्रांतों को ABC 3 ग्रुप में बांट दिया गया। छठी, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया। और सातवीं, अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई। और आठवीं, ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ाई। ये इनकी विशेषता थी दोस्त। अब जानते हैं कि ये योजना असफल क्यों हुई। इतनी विस्तृत योजना होने के बावजूद यह सफल क्यों नहीं हो सकी। इसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरा अविश्वास। उनको एक दूसरे के बीच विश्वास था ही नहीं दोस्त। दूसरा, ग्रुपिंग सिस्टम की व्याख्या को लेकर दोनों का मतभेद। हम जान चुके हैं क्यों मतभेद हुआ। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग छोड़ने के लिए हर हाल में तैयार नहीं था। वो हर हाल में चाहता था कि नहीं भाई, हमको तो पाकिस्तान हम लेके रहेंगे। कांग्रेस मजबूत केंद्र चाहती थी और ग्रुपिंग को अस्थायी विभाजन की दिशा में नहीं जाने देना चाहता था। फिर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का रास्ता अपनाया। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिक हिस्सा बढ़ने लगी दोस्त। अब देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के क्या क्या महत्व रहा है दोस्त। कैबिनेट मिशन योजना असफल हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका महत्व नहीं था दोस्त। इसका काफी ज्यादा महत्व था। इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यह था संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ होना। संविधान सभा गठन हुआ। यही संविधान सभा आगे चलकर भारतीय संविधान बनाने वाली थी। और दूसरा, अंतिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। पहला तो देख लिए संविधान सभा गठन का रास्ता खुल गया। दूसरा, अंतिम सरकार बनी और भारतीय नेताओं को प्रशासन में बड़ी भूमिका मिली। और तीसरी, सत्ता जो हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई। चौथा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वास्तविक मतभेद बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ गए। ठीक है, इनका जो मतभेद था फाइनली रूप से सामने आ गए। इस प्रकार कैबिनेट मिशन एक तरह से अंतिम बड़ा प्रयास था, जिसमें भारत को बिना विभाजन एक संवैधानिक ढांचा में रखने की कोशिश की गई। जब यह प्रयास सफल नहीं हुआ तो आगे विभाजन की दिशा में घटनाएं और तेजी से आगे बढ़ी। चलिए अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन बनाम कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये एक ही थाली के दो चट्टे बट्टू है, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। भाई साहब, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन
1942 में। कब आया क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत की धरती पर कदम रखता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी, उनका जो मुख्य उद्देश्य था युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जब सवाल अब युद्धकालीन सहयोग का नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण और संविधान निर्माण का था दोस्त। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहा था। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश मंत्री थे। क्रिप्स मिशन संविधान की भविष्य की व्यवस्था की बात करता था, जबकि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की वास्तविक गठन की दिशा में ठोस प्रस्ताव दिया। और सबसे बड़ा अंतर, क्रिप्स मिशन पूरी तरह विफल रहा, लेकिन कैबिनेट मिशन की राजनीतिक योजना असफल होने के बावजूद संविधान सभा का रास्ता खुल गया, इंटरिम सरकार का गठन हो गया। अब हम इससे संबंधित, इस योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां है, डेट्स है, इनको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं दोस्तों। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन अराइव्स बाय। कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन योजना घोषित कब किया गया? प्लान को अनाउंस कब किया गया? तो 16 मई 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे, ये ट्रिपल स्टार के रूप में याद लगा के याद रख लीजिए कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इंटरिम गवर्नमेंट गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा का जो पहला मीटिंग हुआ, ये 9 दिसंबर 1946 की हुआ था। उसका जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हुए, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। भारत का सचिव कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। सदस्य के रूप में हुए स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 ने पाकिस्तान को मांग को अस्वीकार कर दिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट्स। केंद्र के पास में कौन कौन से विषय थे? तो इनके पास में डिफेंस था, फॉरेन अफेयर था और कम्युनिकेशन। मुख्य रूप से 3 विषय थे। प्रांत कितने ग्रुप में बांटे गए? तो प्रांत 3 ग्रुप में बांटे गए। किस ग्रुप में? तो ABC में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 389 सदस्य हुए। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट का गठन तो 2 सितंबर 1946 हुआ। और उनके उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन कौन हुए? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके वाइस चेयरमैन हुए दोस्तों। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, कब हुआ ये घटना। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे। पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके टेम्पोररी चेयरमैन बने गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और इसका गोल क्या था भाई? इसका गोल था यूनिफाइड ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब कि बिना भारत को विभाजन किए हुए सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंप देना। जो ग्रुपिंग बना ABC, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, और इसी के कारण में इतनी बड़ी हिंसा, डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटना को अंजाम घटित हुआ दोस्तों।
थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।